हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन का लेक्चर नंबर 2। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 4 है, मतलब ये जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा नंबर का क्लास है। ठीक है, इस वाले क्लास में हम लोग अति संयुग्मन का पूरा एप्लीकेशन और पोर्शन देखने वाले, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने देखा कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पहचानने में दिक्कत हो रही करके। तो ठीक है, मैंने सोचा ठीक है भाई आपको एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग और देख लीजिएगा कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है और कौन सा अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको खुद से बना के देख लीजिएगा। ठीक है, आप जो छह एग्जाम्पल है, 6 जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप खुद पहले ट्राई करना कि अल्फा कार्बन कौन सा है और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें यहाँ फिलअप कीजिएगा, और जितना नंबर ऑफ इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसको यहाँ फिल कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या बोला था, सिस्टम पहचानना है। इसमें ये हो गया आपका सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ये अल्कीन है। ठीक है, ये सिस्टम क्या है? अल्कीन है। अब अल्कीन से जस्ट बगल वाला एक क्या है आपका? अल्फा कार्बन है। ये जो है अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब कितना हाइड्रोजन है इसमें? 3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3। और मैंने आपको क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें एक जोड़ दीजिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब 3 + 1 कितना हुआ? 4। ठीक, इसमें देखिए ये हो गया आपका सिस्टम, डबल बॉन्ड है। ये हो गया आपका सिस्टम। ये भी क्या है आपका? अल्कीन है। ये भी अल्कीन है, दोनों अल्कीन है। और इस अल्कीन से जुड़ा हुआ ये क्या है आपका? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है इसमें? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन +1, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देख लो ये हो गया आपका सिस्टम। ये भी अल्कीन है। इसमें देखो सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा मात्र एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पास कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन। रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेगा? 2, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखो ये कौन सा सिस्टम है आपका? फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है? फ्री रेडिकल वाला सिस्टम। तो देखिए इस फ्री रेडिकल के राइट साइड में CH2 है और लेफ्ट साइड में CH3 है। ठीक है, तो ये CH2 से जुड़ा हुआ, मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ पास? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है आपका? 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना मिलेगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू रिजोनेटिव स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना मिलेगा? 6। ठीक है, इसमें देखो ये कौन सा सिस्टम है? ये भी सॉरी, ये कार्बोकेटायन वाला सिस्टम है। ये कार्बोकेटायन वाला सिस्टम है। क्या है? ये कार्बोकेटायन वाला सिस्टम है। और ये जो है ये फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है। ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, ये है आपका फ्री रेडिकल वाला सिस्टम। फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है। देखो इसमें क्या है, इस सिस्टम के लेफ्ट साइड में CH3 है, सॉरी राइट साइड में CH3 है, और लेफ्ट साइड में CH2। मतलब यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो? 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा ना भाई। ठीक है, इसमें देखो ये भी आपका क्या है? ये कार्बोकेटायन है। इसमें देखो ये CH3 2 है, 2 अल्फा कार्बन है, और दोनों अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ो है। मतलब इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने मिलेगा? 7। ये तो हुआ इसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो और ये लेक्चर देख रहे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं 100% आपको बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आपको इस लेक्चर को समझना है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन का फर्स्ट लेक्चर है, उसे आप देख लीजिए। उसमें आपको ये सब बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अगर उसे देख के इसको देखते हो तो बड़े से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है,
तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल, जो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होता है और स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब यहां मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होगा। तो स्टेबिलिटी की बात हम लोग किस किस केस में करने वाले हैं, हम लोग ने 3 केस देखे थे, ठीक है। जो 3 केस देखे थे उसी में हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, क्या फ्री रेडिकल, और तीसरा क्या है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है, अल्कीन। ये 3 केस हमने देखा था, तो इन तीनों केस में स्टेबिलिटी देखेंगे। तो मैं सीधा इसमें एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, सीधा इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको तो पता चल गया ना भाई, आपको अल्फा कार्बन देखने आ गया है, अल्फा हाइड्रोजन देखने आ गया है, आपको सिस्टम पहचानने आ गया है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मॉलिक्यूल या यौगिक उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम सीधे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको ये आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, सीख गए हो ये देखना, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली से कर लोगे, ठीक है। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा, कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप लोग बताइएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन, रिजोनेंस मतलब अनुनाद, तो इन तीनों के केस में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम किया जाता है कि आपको सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी देखनी रहती है, मतलब स्टेबिलिटी के बेस में क्वेश्चन बनता है तीनों ही में। चाहे बात करूं रिजोनेंस का, हाइपर कंजुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों में आपको स्टेबिलिटी बस देखनी आना चाहिए। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, या फिर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है ये देखना है। तो इसमें स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन कार्बोकेटायन से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बोकेटायन में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये CH3 CH3, ठीक है। ये तो हो गया पहला, मतलब ए मान लो इसे ए, उसके बाद CH3 CH2 CH CH3, ठीक है। ये हो गया आपका B, ठीक है। और C देख लीजिए एक और, इसमें CH3 CH, इसमें आ जाएगा प्लस
ये आपका CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, सिस्टम से राइट साइड में एक कार्बन है जो क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन हुआ और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देखो ये सिस्टम से जुड़ा हुआ लेफ्ट साइड में क्या है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, ये 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। इसमें देख लो ये हो गया आपका सिस्टम, ये और ये, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ देखो ये हो गया आपका सिस्टम, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी आप देख लो, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपका ए, फिर बी, फिर सी। इसका रीजन क्या है, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन, बी में 5 अल्फा हाइड्रोजन है और सी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टेबिलिटी देखनी है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कार्बोकेटायन के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल के केस में हम लोग कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी, ठीक है। फ्री रेडिकल के केस में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखने वाले हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आपका CH, ठीक है। ये हो गया फ्री रेडिकल CH, फिर CH3, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका C और इसमें भी 3 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। 3 CH3 लगा हुआ है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब B देख लीजिए, CH3 CH2 CH3, ये B हो गया, ठीक है। C में क्या हो जाएगा CH3 और हो जाएगा CH3, ठीक है। ये हो गया आपको C। देखो एक चीज आप बहुत बढ़िया से समझ लो, आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको CH3 को लिखना कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या लिखते हैं, ये CH3 CH2 CH3, भाई ये जो कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं है, इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से है, तो इसको लिखते कैसे हैं, सही ऐसे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, CH2 CH3 या CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये क्या आपका CH3 CH2 CH3, अगर ये लिख रहे हो तो ये अगर एक आर्ट का स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट जो साइंस नहीं जानता है, केमिस्ट्री नहीं जानता है, वो अगर ऐसा लिखता है तो ये उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन आप जब केमिस्ट्री, आपको पता है आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको केमिस्ट्री आती है, तो आप ऐसा लिखने सीखो, क्योंकि ये सही तरीका है लिखने का। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप जो लिख रहे हो उसे देखते ही कोई पहचान लगे कि आपको केमिस्ट्री आती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का बॉन्ड कार्बन से नहीं कि कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से है। तो आप ऐसा लिखना, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में आप लोग को देखना क्या है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां देखो इस वाले क्वेश्चन में ये हो गया आपका सिस्टम से आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देख लो ये आपका फ्री रेडिकल, मतलब ये सिस्टम हो गया, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये आपका सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ 2 अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, देखो
सबसे ज्यादा स्टेबल C हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा A। ऐसे आपको स्टेबिलिटी देखनी है। सबसे कम स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी क्या देखनी है, जितना ज्यादा रिजोनेटिव या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल या फिर यौगिक। क्योंकि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें C है, फिर B, फिर A। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग अल्किन्स के लिए कर लेते हैं। अल्किन्स में कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन अल्किन्स में कर लेते हैं। अल्किन्स में कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें कैसे देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया A। उसके बाद CH2, ठीक है, CH2, उसके बाद हो जाएगा CH3, ठीक है, उसके बाद यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आ जाएगा CH3, ठीक है। ये तो दोनों सेम हो गए हैं ना, सेम हो गया। इसको आप कर दो CH, इसमें 2 CH3 जोड़ दो। ये हो गया आपका A, B, C। इनमें आपको बताना है स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको देखना है अल्कीन, ये सिस्टम है, इसमें ये आपका सिस्टम है, इसमें ये आपका सिस्टम है। अब इसमें सिस्टम से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ 2 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देख लीजिए ये आपका सिस्टम है और सिस्टम से जुड़ा हुआ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ये देख लो। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, A में है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल A है। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन B में है, मतलब B। और सबसे कम स्टेबल आपका C है, क्योंकि C में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, C में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऐसे स्टेबिलिटी देखते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हो गया। आप स्टेबिलिटी भी देखना। आगे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये समझ गए आप। ओवरलैपिंग कैसे होता है ये भी देख लिया आप। बॉन्ड का इंटरेक्शन कैसा होता है ये भी देख लिए आप, और स्टेबिलिटी को भी आप देख लिए। ठीक है, अब इसमें एक केस ऐसा है जो विपरीत या फिर विपरीत अति संयुग्मन है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का एक अपोजिट केस है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या है, एक अपोजिट केस है। इस केस में होता कैसे है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, इसे मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसे मैं यहां आपको बढ़िया से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, देखो इसमें देखो एक ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH। उसके बाद यहां आ जाएगा आपका C, इसमें लगा है 3 क्लोरीन। ठीक है, क्या लगा है, 3 क्लोरीन। अब देखो अभी तक हो क्या रहा था, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड यहां आ रहा था, इसमें आ रहा था आपका नेगेटिव चार्ज, फिर ये जो बॉन्ड है यहां शिफ्ट हो रहा था, कुछ ऐसे हो रहा था। लेकिन ऐसे इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो इससे पहले हम लोग देख रहे थे तो क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था। लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। आपको तो पता ही होगा कि कार्बन और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ
कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मतलब ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ जाएगा, जिससे कार्बन में निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां देखो इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ले लेगा और कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसे हम लोग अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर विपरीत अति संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विपरीत। ठीक है, ये हो गया आपका विपरीत अति संयुग्मन। ठीक है, विपरीत अति संयुग्मन। तो इसमें होता कैसे है ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें होता कैसे है देख लो आप। सबसे पहले क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा हाइड्रोनेटिक बॉन्ड फिजन के थ्रू, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए। तो यहां आ जाएगा, क्या होगा यहां देख लीजिए। ठीक है, क्या होगा यहां देख लो आप, क्लोरीन में आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दो क्लोरीन 20 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH, और ये आपका CH2, यहां है आपका डबल बॉन्ड। अब यहां गया क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड अब यहां आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, Cl डबल बॉन्ड Cl CH फिर CH2, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है आपका Cl। तो देखो ये क्या है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन था उससे अपोजिट हो रहा है ये, इसलिए इसे हम लोग अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्ब एन बन रहा है। ये क्या है, अगर निगेटिव चार्ज ये बनता है मतलब एन आयन बनता है। मतलब क्लोरीन में क्या हो रहा है, पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये एन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कितने स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, इसमें भी 3 स्ट्रक्चर मिलेगा। कब, जब एक बार ये वाला क्लोरीन अपना बॉन्ड ले लेगा तब पहला स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा बार हमें स्ट्रक्चर कब मिलेगा, जब ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला क्लोरीन अपनी ओर ले लेगा। ठीक है, ये क्लोरीन अपनी ओर ले लेगा, तब हमें ये मिलेगा आपका पहला स्ट्रक्चर, ये मिलेगा आपका दूसरा स्ट्रक्चर। ये जब ले लेगा ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हमें तीसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब इसमें भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये तो है आपका विपरीत अति संयुग्मन या फिर अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, और ये केस आपको कब देखने को मिलेगा ये भी आप देख लो। यहां कौन सा एटम होगा तब आपको ये केस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां जो एटम है ये होगा आपका X, मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन होगा वहां तभी आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन में कौन कौन सा आ जाता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन के जगह में X, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जब भी होगा तब आपको अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर विपरीत हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, विपरीत अति संयुग्मन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका विपरीत हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जिसमें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोलते हैं इसे, नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं इसे, दूसरे इसे हम बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, इसे इन 2 नाम से भी जाना जाता है। अब इसका रीजन क्या है, इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं बनता है। देखो क्या हो रहा था, कार्बन से जो ऐसे प्लस आ जा रहा था, मतलब इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीजन क्या है, ये मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, बॉन्ड जब ब्रेकिंग हुआ तो इसको चले जाना चाहिए था यहां से, लेकिन ये यहीं रहता है, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। क्योंकि बिना बॉन्ड के ये यहाँ पास इससे अटैच्ड है, इससे बिना बॉन्ड का भी जुड़ा हुआ, इसलिए इसे हम नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं।
और बीकर-नाथन इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो खोज या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन को किसने बताया था, तो बीकर-नाथन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन को बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन बीकर-नाथन साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे हम लोग बीकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब आप पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन को 2 क्लास में कंप्लीट पढ़ सकते हो। इससे पहला क्लास और इस वाले क्लास में, पहले क्लास में पूरा थ्योरी वाला पोर्शन देखे थे, दूसरे क्लास में इसका एप्लीकेशन मतलब स्टेबिलिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो ये तो हो गया जीओसी का सेकंड टॉपिक कंप्लीट। अब थर्ड टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं रिजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोनेंस। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिजोनेंस। रिजोनेंस में होता कैसा है, क्या होता है रिजोनेंस में, रिजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसमें भी हम लोग 2 क्लास में रिजोनेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।